सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस शुरू किया था अबाउट कैपेसिटर। क्या होता है कैपेसिटर? मतलब कैपेसिटर इज ए डिवाइस। कैपेसिटर मतलब सिंपल एक डिवाइस है जिसका काम होता है स्टोर करना। क्या स्टोर करना? एक तो चार्ज स्टोर करना या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करना। ठीक है, तो चार्ज या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने की जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसको बोला जाता है कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट देखा था कि एक्चुअल में कैपेसिटेंस क्या होता है। तो कैपेसिटेंस मतलब उसकी एबिलिटी और कैपेसिटी होती है टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम डिनोट करेंगे बाय C, और उसका फॉर्मूला होगा C इक्वल्स टू Q अपॉन V, जहाँ पे Q का मतलब बनेगा चार्ज एंड V का मतलब होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, एंड इसके बाद ऐसा यूनिट आएगा 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट, दैट इज फैराड। एंड ये फैराड से रिलेटेड फिर यूनिट उसके बाद में डायमेंशन प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर हो गया। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर शुरू किया था। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पॉइंट हमने देखा था टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो बेसिकली कैपेसिटर होता है, टाइप ऑफ कैपेसिटर के बारे में डिस्कशन शुरू किया था, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है डिराइव किया था, क्या था? A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन स्मॉल d, ये कैपेसिटेंस पैरेलल एरिया ऑफ प्लेट है ना। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की 8.85 इंटू पावर -12। K का मतलब इक्वल्स टू 1 फॉर एयर और वैक्यूम, एंड अगर एयर के दूसरा मीडियम इंट्रोड्यूस कैपेसिटी विल इंक्रीज, एंड मेटल के लिए कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। ठीक है, उसके बाद में स्मॉल d मतलब सेपरेशन बिटवीन ऑफ कैपेसिटर। इसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि C जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है K के साथ, एज वेल एज C जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है D के साथ। सेपरेशन जब डिराइव कर रहे थे रिलेशन मिले थे कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड V जो है इनवर्सली होता है K के साथ। ये कब? अगर एरिया कांस्टेंट है तो, या फिर एरिया का रिलेशन भी सेम रहेगा, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया बट V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे और कुछ देखा था, इतना ही हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ, निकिता ये तो एक आवाज था। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग एरिया 200 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, separation between the plates of capacitor 2 millimeter, 2 millimeter. If air is there in between plates of capacitor, मतलब कैपेसिटर के प्लेट्स के बिटवीन क्या है? एयर। देखो, तो क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है उसमें आपको एरिया दिया है। कितना एरिया? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। 200 को लिखेंगे 2 इंटू 10⁻²+2। सेंटीमीटर का मीटर में होता है -2, उसका करना है स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए 2 एज इट इज 10 की पावर +2, पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन मतलब ये बनेगा -4, यानी फाइनली एरिया की वैल्यू आ रही है 2 इंटू 10⁻² मीटर का स्क्वायर। सेकंड केस में आपको सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स बोला है। कितना है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स? 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर मतलब क्या होता है? 2 इंटू 10⁻² मीटर, एंड उसके बाद में दो प्लेट के बिटवीन का जो मीडियम है इट इज फिल्ड विथ एयर। सो एयर के लिए K इक्वल्स टू रहेगा 1। फाइनल आंसर का हो मिलीमीटर टू मीटर, करेक्ट, -3 मीटर।
तो अगर कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला बनेगा C इक्वल्स टू ए इप्सिलॉन नॉट के अपॉन स्मॉल डी। ए कितना है 2 इंटू 10⁻⁻², इप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, के कितना है 1, डी कितना है 2 इंटू 10⁻⁻3, तो 2 कट होके फाइनल आंसर बनेगा 8.85 इंटू 10⁻⁻11 का है फैराड, मतलब कि ये बन जाएगा 88.5 पिको फैराड। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, इफ कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर with air is 20 microfarad. 20 microfarad. 20 microfarad. If space between plates of capacitor is filled with, if space between plates of capacitor is filled with dielectric of dielectric constant K, its capacity becomes 100. पहले माइक्रो दिलाय का पिको दिलाय, हाँ, becomes 100 microfarad, becomes 100 microfarad. Then dielectric constant of the medium will be, if area and separation between the plates remains same, if area and separation between the plates remains same. एरिया एंड प्लेट के बिटवीन का सेपरेशन है वो सेम रहेगा, सिर्फ क्या वैरी हो रहा है के, एंड के वैरी होने से कैपेसिटी बन रही है 20 की 100, तो के कितना होगा 5. आ गया सबका, ये सॉल्व करना है। देखो क्या करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले कैपेसिटी विथ एयर क्या होती है, सेकंड क्वेश्चन क्या होती है कैपेसिटी विथ एयर, C इक्वल्स टू होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब K इक्वल्स टू कितना था 1 था, ये के लिए किसके लिए एयर के लिए, ये अगर विथ डाइलेक्ट्रिक चाहिए तो ये बनेगा ए एप्सिलॉन नॉट K अपॉन स्मॉल डी, अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो सी डी अपॉन सी ऑफ ए इक्वल्स टू क्या बनेगा K, यानी कि कैपेसिटी विथ डाइलेक्ट्रिक कितनी बनती है K टाइम्स ऑफ C विथ कैपेसिटी विथ एयर बनती है, ठीक है। तो इस रिलेशन से K इक्वल्स टू बनेगा कैपेसिटी विथ डाइलेक्ट्रिक मतलब 100, कैपेसिटी विथ एयर अपॉन में मतलब 20, 100/20 मतलब 5, तो K इक्वल्स टू बनेगा 5, ठीक है। तो ये रिलेशन लिहून गया, सी डी बिकम्स K टाइम्स ऑफ C इंटू एयर बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अभी एक्चुअल में कैपेसिटर में क्या एक्शन होती है, सिंपल कनेक्शन देखो, यहाँ पे एक सेल है कनेक्टेड टू द 2 प्लेट्स से, कंडक्टिंग प्लेट, और इसके बिटवीन कुछ नहीं मतलब हमने क्या फिल किया है, एयर फिल की है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी कैसे स्टोर होती है, इसके लिए जो पहले 0 पोटेंशियल है, अगर मैं स्लाइटली यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज करूँगा तो क्या होगा, देखो कि यहाँ पे हम पोटेंशियल पॉजिटिव कनेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट प्लेट पे, तो उस पर क्या हो रहा है, सारा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है, एंड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है तो द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन यहाँ पे सारा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है। ये हम डिस्कस कर सकते हैं बाय कन्वेंशनल करंट की जो नोमेनक्लेचर होते हैं उसके अकॉर्डिंग, लेकिन प्रैक्टिकली हमें मालूम है यहाँ पे हुआ क्या है, ये जो पॉजिटिव चार्ज हमने अप्लाई किया इसका मतलब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज जो था उसने सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिपॉजिट कर दिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से बाय इंडक्शन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो जब प्लेट का एरिया 200 मिलीमीटर का स्क्वायर है, सेपरेशन 6 मिलीमीटर है, कैपेसिटेंस एंड प्लेट का चार्ज आएगा Q, दैट विल बी 0.1,
एंड स्टोर होने वाली एनर्जी आगे बढ़ने वाले वो बनेगी 0.02 पीजे मतलब पिको जूल मतलब ओके ठीक है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगी उसकी डायरेक्शन रहेगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, अगर यहाँ पे हम स्लाइटली दोनों प्लेट के बिटवीन का सेपरेशन बढ़ा देंगे तो सेपरेशन के बढ़ाने से क्या हो रहा है, कैपेसिटी 0.3 थी अब 0.18 हो गई, मतलब कैपेसिटी जो है कम हो गई या बढ़ गई? क्यों? क्योंकि C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D होता है। ठीक है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो सिंपल। ठीक है, तो मतलब 0.30 थी कितनी हो गई 3.35। ठीक है, एंड एक बार ये एनर्जी स्टोर हो गई तो हम इसको डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप एक कॉमन सर्किट, एक लाइट बल्ब कनेक्ट किया है, वायरिंग है। ठीक है, अब ये अनचार्ज कैपेसिटर है, अगर हम अनचार्ज कैपेसिटर को लाइट के साथ कनेक्ट कर देंगे, क्या हुआ लाइट का? कुछ नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अगर हम कैपेसिटर को पहले चार्ज करेंगे, चार्ज करने के लिए यहाँ पे सेल से अगर चार्जेस हम यहाँ पे सप्लाई करेंगे तो ये सारे चार्ज यहाँ पे स्टोर हो गए। स्टोर होने के बाद अगर हम सेम कनेक्शन सर्किट में प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? अब तक मतलब कब तक? जब तक जो स्टोर्ड चार्जेस है जो फ्लो नहीं होते, मतलब पूरा सर्किट में से जाके वर्क नहीं करते, तब तक यहाँ पे लाइट ब्लो हो रहा है। समझ में आ रहा है? अभी कैपेसिटर क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, फिर से अगर इसको चार्ज करना है तो कनेक्ट करना पड़ेगा सेल के साथ, फिर क्या हो गया? अगेन कैपेसिटर चार्ज हो गया, फिर अगर कनेक्ट करेंगे सर्किट में तो अगर फिर से यहाँ पे चार्ज किया, फिर से यहाँ पे, तो मतलब अगर कंटिन्यूसली हमें लाइट को बल्ब मतलब ब्लो करना है फ्रॉम कैपेसिटर तो कंटिन्यूसली हमें क्या करना पड़ेगा? चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। ठीक है, मतलब ये कनेक्शन चेंज करने पड़ेंगे। इससे हमें क्या समझ में आता है कि कैपेसिटर कैन होल्ड चार्ज फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, एंड उसकी चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी भी होती है वो एक्सट्रीमली कम है एज दैट ऑफ जो हम सेल यूज़ करते हैं, बैटरी यूज़ करते हैं उनके कंपैरिजन में। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमने कैपेसिटी रिलेटेड टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहाँ पे देखी थी। चलो रेड डाउन और एक क्वेश्चन, इफ कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, इफ कैपेसिटी of capacitor is 400 microfarad, 400 microfarad with air, 400 microfarad with air, then if separation between the plates is doubled, remaining all parameters same or constant, then the capacity will be, क्या होगा? सेपरेशन डबल हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कैपेसिटी हाफ हो जाएगी, तो 400 हाफ मतलब बनेगी 200 माइक्रोफैराड। ठीक है, सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, कैपेसिटी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर देख रहे थे, उसमें पैरेलल प्लेट हो, उसके बाद में आएगा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। अब ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में क्या होगा? जैसे दो कोएक्सियल सिलिंडर्स रहेंगे, ये फर्स्ट वन, एंड ये सेकंड वन। ठीक है, क्या ये दोनों सिलिंडर्स कोएक्सियल मतलब इनका एक्सिस सेम। ठीक है, तो अगर इनर सिलेंडर में आउटर सरफेस के ऊपर हम ऐसे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट कर देंगे जिसकी रेडियस सपोज ए है, तो बाय इंडक्शन बी इतनी रेडियस वाले आउटर सिलेंडर के इनर सरफेस पे क्या होंगे? नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस्ड होंगे। अगर इसको अर्थिंग नहीं की है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, अर्थ नहीं करेंगे तो पॉजिटिव अर्थ। ठीक है, तो ये होता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, जिसमें दो सिलेंडर के बिटवीन का जो स्पेस है हम डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ फील कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इसकी कैपेसिटी या फिर कैपेसिटेंस के लिए यहाँ पे एक्सप्रेशन डिराइव करना है। क्या होगा फिर? कैपेसिटी इज गिवन बाय, क्या होता है बेसिक फॉर्मूला कैपेसिटी का? C इक्वल्स टू
के अपॉन डी। अरे तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्जेस एंड बाय इंडक्शन इनर साइड पे कौन होगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसकी रेडियस ए, इसकी रेडियस बी। ठीक है, तो कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो Q तो कांस्टेंट है, जो हमने चार्ज प्रोवाइड किया था इसके ऊपर वो सेम रहेगा। तो कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे V को यूज़ कर सकते हैं। तो V का रिलेशन होता है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, या फिर सिंपली E इंटू डी आर। अब E का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू, यहाँ पे कौन है, सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, मतलब कौन है, डायरेक्टली वायर हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो लीनियर चार्ज या फिर वायर या फिर सिलेंडर की वजह से इंटेंसिटी एट ए पॉइंट कितनी होती है, टू के लैम्बडा बाय आर। कितनी होती है, 2k लैम्बडा बाय आर। मतलब कि क्या बनेगा, 1 अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन इंटू क्यू या लैम्बडा अपॉन ये होती है E। बट यहाँ पे लैम्बडा को हम क्या कंसीडर करते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे E इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, 1 अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन एल इंटू 1 अपॉन आर। ठीक है, ये बनेगा एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी। यहाँ पे एल यानी लेंथ ऑफ सिलेंडर, जो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे, तो V इक्वल्स टू क्या होगा, ये Q अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू यल। अगर डायलेक्ट्रिक एयर है तो ये कांस्टेंट जाएगा, और फिर इंटीग्रेशन में कौन बचेगा, सिर्फ डी आर अपॉन आर। बट प्रैक्टिकली ये होता है माइनस, लिमिट्स होगी इंटीग्रेशन की ए से लेके बी तक। तो अभी डी आर बाय आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी एक्स बाई एक्स का लॉग ऑफ एक्स। अरे कितनी बड़ा यूज़ किया, आठवते का लॉग ऑफ एक्स। तो ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू यल इंटू ब्रैकेट ऑफ क्या बनेगा, ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। एक्स मतलब यहाँ पे कौन है, आर। फिर हम लिमिट्स पुट करेंगे, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेके बी तक। तो लिमिट्स पुट करने के बाद एक्सप्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ बी माइनस लॉग ऑफ ए। तो वो क्या बनेगा, लॉग ऑफ बी बाय ए, मतलब नेचुरल लॉग ऑफ बी बाय ए। बट यहाँ पे माइनस साइन था, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी बनेगा। यानी कि वी के लिए एक्सप्रेशन आ रहा है क्यू अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू एल इन ब्रैकेट नॅचरल लॉग ऑफ ए अपॉन बी। कळलं का, नसेल कळलं तरी काही फरक पडत नाही, डायरेक्ट फॉर्म्युला लक्षात ठेवा शेवटचा। ठीक है, तो यहाँ पे v आ गया, लेकिन हमें फाइंड क्या करना था, c फाइंड करना था। तो c क्या बनेगा, फिर c इक्वल्स टू बनेगा q अपॉन v। v मतलब कौन है, q अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू यल इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a अपॉन b। तो यहाँ पे q कैंसिल होके फाइनली हमें एक्सप्रेशन मिलेगा कैपेसिटी ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के लिए। क्या बनेगा, c इक्वल्स टू 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू एल डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ a अपॉन b। c इक्वल्स टू कैपेसिटी ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कितनी होती है, 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू एल डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ a अपॉन b, वेयर कौन l इज द यानी a। हो गया, स्टैंड अप।
कॅपॅसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कॅपॅसिटर लिहिलं ना तू आता मग sit down. शुभांगी stand up. Capacity of parallel plate capacitor. नहीं वैशाली stand up. Capacity of parallel plate capacitor. साक्षी ए एप्सिलॉन के अपन के स्मॉल डी आणि सिलेंड्रिकल कॅपॅसिटर आणि एल एल कुठे गेला आकांक्षा स्टँडअप काय कॅपॅसिटी ऑफ स्पेरिकल कॅपॅसिटर झिरो सिट डाऊन तांदळे स्टँडअप कॅपॅसिटन्सचा फॉर्म्युला काय आहे इन जनरल सिट डाऊन बस सिट डाऊन हां व्ही बाय क्यू व्हेरी गुड सी इक्वल्स टू काय असतं व्ही बाय क्यू असं असतं का क्यू बाय व्ही ठीक आहे नेक्स्ट स्पेरिकल कॅपॅसिटर स्पेरिकल कैपेसिटर जीरो कैपेसिटी असनारा स्पेरिकल कैपेसिटर तो स्पेरिकल कैपेसिटर जो है उसमें हम दो कैपेसिटर देखते हैं स्पेरिकल की केस में एक इन जनरल आइसोलेटेड स्पेरिकल कैपेसिटर होता है आइसोलेटेड स्पेरिकल कैपेसिटर आइसोलेटेड मतलब क्या एक का स्पेयर है दूसरा स्पेयर है ही नहीं तो वो स्पेरिकल कैपेसिटर हो गया अगर हमने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट किया है और जो चार्ज हमने डिपॉजिट किया है वो है सपोज Q ये उसका सेंटर से लेके सरफेस तक का डिस्टेंस मतलब हो गया R तो हमें इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है तो बेसिक कंडीशन क्या है कि कैपेसिटी इज गिवन बाय C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V अब हमें V चाहिए V मतलब क्या होगा पोटेंशियल अब कैपेसिटी फाइंड कर रहे हैं तो हमें मालूम है कि जो स्फीयर है इसके इनसाइड तो कोई चार्ज या एनर्जी स्टोर नहीं करेगा इसके सराउंडिंग में जो यहाँ पे एयर मीडियम या फिर और कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ रहा है वहाँ पे ये एनर्जी स्टोर करता है इसलिए हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे सरफेस के ऊपर तो स्फेरिकल कैपेसिटर के सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कितना होता है अवनी 2 पाई अनिकेत अरे टॉपर काय झालं कालचं टॉपर इन भेटव तू संगम क्वेश्चन काय पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज स्फीयर चैताली मनीषा के क्यू बाय आर तो ये के मतलब क्या होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन क्यू मतलब कैपिटल क्यू आर मतलब रेडियस तो सेम वी की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो सी इक्वल्स टू क्या बनेगा क्यू क्यू कैंसिल होगा 1/1 की टर्म न्यूमरेटर में आएगी तो ये बनेगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर अगर एयर है तो ये किसके लिए फॉर एयर मतलब स्पेरिकल कैपेसिटर के सराउंडिंग में अगर एयर है तो एंड अगर एयर छोड़ के अदर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर होता तो यहाँ पे हम क्या करते बस के को इंट्रोड्यूस कर ठीक है सिट डाउन तो कैपेसिटी फॉर आइसोलेटेड स्पेरिकल कैपेसिटर कितनी होती है 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर तो हमें फाइंड करना है कि हमारी जो अर्थ है तो अर्थ की कैपेसिटी कितनी है अर्थ के लिए क्या लेना पड़ेगा बस आर जो है वो बनेगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर फाइंड सी
7.1 इंटू 10⁻⁻⁴, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 711 माइक्रो फैराड। डेसिमल शिफ्ट किया बाय 2 डिजिट, ठीक है। तो कैपेसिटी फॉर द अर्थ कितनी होती है? 711 माइक्रो फैराड। नेक्स्ट, इन जनरल जो हम स्पेरिकल कैपेसिटर कंसीडर करते हैं, स्पेरिकल कैपेसिटर, उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर कंसीडर करेंगे। ये फर्स्ट स्फीयर एंड ये सेकंड स्फीयर, कॉन्सेंट्रिक या अब इसमें भी हमने क्या किया है? सपोज से O इज द सेंटर, A रेडियस इनर की, B रेडियस आउटर स्फीयर की। इसके ऊपर अगर हम पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट करेंगे तो क्या होगा? आउटर स्फीयर के इनर साइड पे बाय इंडक्शन नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे इंड्यूस्ड होंगे, ठीक है। तो अभी हम दोनों स्फीयर के बिटवीन का पोटेंशियल डिफरेंस अगर कैलकुलेट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? इसके सरफेस के ऊपर एंड इसके सरफेस के ऊपर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? KQ/R फॉर इनर माइनस KQ/R फॉर, क्योंकि एक का पॉजिटिव चार्ज है दूसरे का नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या बनेगा? KQ/R मतलब Q/4πε0 इंटू A माइनस Q/4πε0 इंटू B। जनरली हम ऐड करते हैं, लेकिन इनर स्फीयर का चार्ज पॉजिटिव इसलिए प्लस लिया, आउटर का नेगेटिव था इसलिए माइनस लिया, ठीक है। अगर इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आता है? Q/4πε0 कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा? B माइनस A अपॉन A इंटू B। फिर से अगेन कैपेसिटेंस इज गिवन बाय C इक्वल्स टू होता है Q/V। V की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा? बस Q कैंसिल होगा एंड 4πε0 इंटू K, अगर दोनों के बिटवीन एयर छोड़ के और कोई मीडियम है तो इन ब्रैकेट B माइनस A डिवाइडेड बाय A इंटू B। हाँ, AB डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा AB डिवाइडेड बाय B माइनस A। ये होगी कैपेसिटी फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर। So today we have started discussion about new topic, that is कैपेसिटर। क्या होता है कैपेसिटर? स्टोर्ड एनर्जी और चार्ज या फिर अरेंजमेंट ऑफ 2 पैरेलल कंडक्टर सेपरेटेड बाय सर्टन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। उसके पास होती है कैपेसिटेंस। क्या होता है कैपेसिटेंस? एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, डिनोटेड बाय C, गिवन बाय C इक्वल टू Q/V। SI यूनिट फैराड, 1 फैराड इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद में टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, फर्स्ट वन पैरेलल प्लेट अगर है तो कैपेसिटी इज गिवन बाय A/0 के अपॉन स्मॉल d। सिलेंड्रिकल है तो 2πε0 इंटू L अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ A/B। एंड अगर स्पेरिकल में आइसोलेटेड है तो C इक्वल्स टू 4πε0 इंटू R K इंटू R। एंड अगर आइसोलेटेड नहीं है तो 4πε0 K AB अपॉन B माइनस A। So this is all about types of capacitor. Now write down next point. Energy stored in plates of capacitor or energy stored in the capacitor. अब हमने डिफाइन तो किया था कि कैपेसिटर मतलब क्या है कि जो चार्ज और एनर्जी को स्टोर करता है, लेकिन कैपेसिटर में एनर्जी कहाँ से आएगी? डायरेक्टली आएगी डाइलेक्ट्रिक मीडियम मुड़ो। फिर कौन वर्क करेगा? वो जो वर्क करेगा मतलब क्या होगा? बॅटरीचं स्टोर होईल काय?
मग वर्क डन होईल. वर्क कुठं होणार इथं? एनर्जी स्टोर कधी होईल? जब हम वर्क डन करेंगे. तो वर्क डन कब होगा? जब चार्ज फ्लो होगा. चार्ज फ्लो होगा तो उसमें वर्क डन क्या होगा? अरे वॉशिंग मशीन कुठून आणलं तू? ते साबण गेली का कपडे धुवायची आता? घसरून पडत होते त्याच्यावर. ये न वो कळत नाही मला. ये करने के लिए न वो करने के लिए. ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ एनी बॉडी वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन अँड दिस वर्क डन विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ. तेच आहे इथं पण काय होणार आहे? हम कैपेसिटर को जब भी चार्ज करेंगे, जैसे अभी ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी है. इनिशियली इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब क्या स्मॉल क्यू इक्वल्स टू कितना है? 0 है. बट हम जब इसको फुली चार्ज करेंगे तो इसके ऊपर जो चार्ज हम डिपॉजिट कर रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी बनेगी? कैपिटल क्यू बनेगी. मतलब यहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं है तब ये 0 पोटेंशियल पे, मतलब क्यू इक्वल्स टू 0 है. तब हम चार्ज डिपॉजिट करके कैपिटल क्यू इतना चार्ज कंप्लीट वहाँ पे ऐड करने वाले, डिपॉजिट करने वाले. तो इस प्रोसेस में हमें वर्क डन करना पड़ेगा एंड ये वर्क डन जाके स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड उसी एनर्जी को हम बोलेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. ठीक है. तो अब बेसिक कंडीशन क्या होगी? देखो हम एक इंटरमीडिएट कंडीशन कंसिडर करेंगे कि हमने वायर्स कनेक्ट किए और कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू कर दी. चार्जिंग शुरू करने के बाद हमने थोड़ा सा चार्ज यहाँ पे कैपेसिटर के प्लेट के ऊपर डिपॉजिट किया है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? स्मॉल क्यू बोल रहे हैं. अब हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं चार्जिंग की प्रोसेस को और यहाँ पे हमने देखा कि जो कैपेसिटेंस होता है वो बनेगा C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी. तो यहाँ पे Q इक्वल्स टू कितना बनेगा? C इंटू वी, वेयर V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन अ चार्ज स्मॉल q इज ट्रांसफर्ड बोलो या फिर डिपॉजिटेड बोलो ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. जब स्मॉल q इतना चार्ज हमने ट्रांसफर किया था उसके अगेंस्ट ये v इतना पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप हो गया. मतलब ये v कितना बनेगा? अब q बाय c. c मतलब कैपेसिटेंस, वो कांस्टेंट है, वो चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है. ठीक है ना. कैपेसिटर मैन्युफैक्चर किया था तब a इप्सिलॉन नॉट के अपॉन स्मॉल d, वो जो होता है कैपेसिटी वो फिक्स रहेगी. मतलब v कितना बन गया? q बाय c. अब आगे हमें क्या करना है? ये चार्ज डिपॉजिट तो हमने किए थे, उसके बाद हमें और थोड़े से चार्जेस यहाँ पे डिपॉजिट करने हैं. जैसे कि हम यहाँ पे 2 चार्ज डिपॉजिट कर रहे हैं, कर रहे हैं और ये छोटा सा चार्ज है यहाँ पे जिसको हम dq बोल रहे हैं. मतलब पहले से वहाँ पे पोटेंशियल है v एंड उस पोटेंशियल के अगेंस्ट हमें और थोड़ा सा चार्ज यहाँ पे डिपॉजिट करना है. तो इस प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा. तो चार्ज को मूव करते टाइम जो हम वर्क डन करते हैं कितना होता है वर्क डन? W प्रोपोर्शनल टू Q, फिर W इज इक्वल्स टू Q इंटू वी. तो dW इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? V इंटू DQ बनेगा. बट V मतलब कितना था? तो dW इक्वल्स टू क्या बनेगा? Q अपॉन C इंटू DQ. ये क्या हो गया? छोटा सा वर्क डन जब हम DQ इतना छोटा सा चार्ज ट्रांसफर कर रहे थे. बट एक्चुअली में हमें क्या करना था? 0 से लेकर कैपिटल Q तक पूरा चार्ज ट्रांसफर करना था. इसलिए हम क्या करेंगे? ये छोटे से वर्क डन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल वर्क डन मिलेगा जिसकी लिमिट्स होगी फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q ऑफ dW. अब इंटीग्रेट करते टाइम Q अपॉन C का 1 अपॉन C, ये कांस्टेंट है. तो इंटीग्रेशन में कौन बचा? सिर्फ Q इंटू DQ. लिमिट से फ्रॉम 0 से लेके कैपिटल Q. तो यहाँ पे वर्क डन बनेगा Q स्क्वायर बाय 2C. लिमिट्स पुट करके भी, क्योंकि लोअर लिमिट कितनी है? 0 है. एंड यही वर्क डन जाके स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर. तो ये वर्क डन कितना बनेगा? ये बनेगा Q स्क्वायर अपॉन 2C या फिर 1/2 इंटू CV का स्क्वायर या फिर 1/2 इंटू Q इंटू V. कहाँ से आ गया ये? देखो Q स्क्वायर अपॉन 2C है, इसमें हम क्या करेंगे? C इक्वल टू Q बाई वी है, Q को CV से रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C. C कट होके हाफ CV स्क्वायर. हाफ CV स्क्वायर में अगेन C को रिप्लेस करेंगे Q बाई V से. एक V कट होके क्या बचेगा? 1/2 इंटू Q इंटू V. तो ये होती है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. Q स्क्वायर अपॉन 2C या फिर हाफ CV स्क्वायर या फिर हाफ ऑफ Q इंटू V. एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर.
क्यू स्क्वेयर अपॉन 2c हाफ सी वी स्क्वेयर हाफ ऑफ क्यू इंटू वी. चलो हो गया लिख के. सिक्स PM नंतर लेक्चर नाही कोणाचेच. तुमचं वायो किती वाजता आहे? 4:15 ते 6. नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो, जब कैपेसिटर को हम चार्ज कर रहे थे तब हमें एनर्जी या फिर चार्जेस कौन प्रोवाइड कर रहा था? जो भी केमिकल सेल होगा, अभी जो देखा था हमने, है ना, मतलब बैटरी थी, तो जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड बाय द सेल या फिर बैटरी, वो कितनी होती है? उसको W बोलो या फिर U बोलो. जो टोटल वर्क डन होगा, मतलब टोटल एनर्जी जो सेल सेंड करेगा, कितनी होगी? Q इंटू वी. ठीक है. बट एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, जो एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हुई थी वो W या फिर U कितनी है? हाफ ऑफ Q इंटू वी. मतलब देखो, सेल कितनी सेंड कर रहा है? QV. बट कैपेसिटर में कितनी स्टोर हो रही है? हाफ ऑफ QV. इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? एनर्जी का लॉस हो रहा है. तो ये लॉस ऑफ एनर्जी कितनी है? QV माइनस हाफ QV, मतलब हाफ ऑफ Q इंटू वी. एंड ये जो लॉस होता है ये पूरा का पूरा होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो हीट जनरेटेड in the process of charging of capacitor कितनी होगी? 1/2 इंटू QV या फिर Q स्क्वेयर अपॉन 2C या फिर हाफ ऑफ C इंटू वी का स्क्वायर. ये क्या है? हीट जनरेटेड. कब? जब हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे थे. क्या है? मजा नाही येत. आपण डायरेक्टच देतो, फक्त कॅपॅसिटर कुठे यूज करतो आपण? कुठे यूज करतो? कुठं ऐकलंय कॅपॅसिटर होते? ह्याच्यामध्ये, त्याच्यामध्ये, ह्याच्या त्याच्या म्हणजे सुपर कॉम्प्युटरमध्ये कॅपॅसिटर असतं. बरं, अजून फ्रीजमध्ये पण असतं. अरे पवन, काय होतंय बेटा तुला? टॅबलेट बंद केलं तू परत? फ्रीजमध्ये डबल डोअरचा, सिंगल डोअरचा आणि कॅपॅसिटरचा काय संबंध? सिंगल डोअर म्हणजे सिंगल प्लेट वाटली तुला, आणि डबल डोअर म्हणजे 2 प्लेट वाटल्या का? काय 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 ऐकल्यासारखं वाटतं? फ्रीजमध्ये कॅपॅसिटर वापरतात म्हणून. अजून
इलेक्ट्रॉनिक प्ले डिव्हाइस. बरं, त्याच्यामध्ये कॅपॅसिटर असते. बरं, अजून किती लोकांना आयडिया आहे कहाँ पे होता है कैपेसिटर? हाँ संगम. बर, काय काय 50 नंतर काय म्हटला? काय काय पण त्याच्यानंतर काय? 50 नंतर काय म्हटला तू? MFD. MFD म्हणजे हां, हो मायक्रोफॅराड बरोबर, पण डी म्हणजे काय मग? हो फॅराडचं डी म्हटलं असेल बरं. FD म्हणजे इकडे एफ यूज करतो आणि तिकडे FD. रुपेश का पे होता बेटा? DC मोटर जनरेटर. मतलब DC मोटर जनरेटर या DC मोटर एंड जनरेटर ऐसे? DC जनरेटर बोलना है आपको. ओके. और कोणतं मीटर? घरामधलं का? त्यात कॅपॅसिटर असतं? हो ना, बाहेरच असतं ना. त्यात कॅपॅसिटर असतं का? कुठं असतं कॅपॅसिटर त्यात? म्हणजे काय? तुला कसं कळाल फ्यूज म्हणायचं म्हणजे? हे म्हणजे असं कसं एकमेकांचं मन ओळखायचं स्किल कुठून आलं काय माहिती. आम्हाला नाही जमलं अजून, एवढं वय झालं आणि तुम्हाला बरोबर असं नाही करायचं बेटा. तेच का? अरे लय अवघड आहे मग तुझं तर. AC मध्ये कॅपॅसिटर असतं. आता कूलरमध्ये म्हण. अजून बाकीच्यांना कॅपॅसिटर असतं कुठं असतं काय आयडियाच नाही आहे? फॅनचंच माहिती आहे. बरं, का बरं यूज करता फॅनमध्ये कॅपॅसिटर? पवन, फॅनमध्ये असते तुला माहिती आहे का? हे बघ, फ्रीजमध्ये लागत होतं, AC मध्ये लागत होतं, कूलरमध्ये लागतं, मग फॅनमध्ये पण लागतं. बरोबर आहे की नाही? म्हणजे थंड करण्यासाठी काय लागतं? कॅपॅसिटर लागतं. असं काही नाही आहे. कॅपॅसिटरचा कूलिंगचा काही संबंध नाही आहे. त्याला वाटलं हीट जनरेट होते ना, मग हीट ते काढून देत असं नाही आहे. हे इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस आहे बेटा, कळालं ना? फॅनमध्ये असतं कॅपॅसिटर. कुठं असतं फॅनमध्ये? फॅनच्या वर असतं, हे की नाही? गोल, सिलेंड्रिकल, गोल नहीं, डब्बी है ना. क्यों होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर फैन में? सूरज कळते तुला काय बोलतोय तो? आज सरळ बोलत जा बेटा, तू एवढी अवघड भाषा कसं काय बोलतो काही कळत नाही मला. हाँ विचार नहीं ठीक, चलो राइट डाउन. नेक्स्ट हो गया क्लियर. फिर एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. नेक्स्ट फोर्स between plates of capacitor. Force between plates of capacitor. Force between plates of capacitor. अब यहाँ पे देखो दो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है. एक प्लेट के इनर साइड पे अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे बाय इंडक्शन कौन सा चार्ज होता है? अब यहाँ पे चार्ज अगर Q है तो ये चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कितना होता है? Q होता है. तो एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है. इसका मतलब दोनों के बिटवीन जो फोर्स रहेगा वो कौन सा फोर्स होगा? फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा. ये क्लियर है सबको? बस ये फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी. तो एनर्जी एंड फोर्स का रिलेशन होता है F इक्वल्स टू माइनस ऑफ du/dx. यहाँ पे माइनस साइन की मीनिंग ही वही होगी कि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है. ठीक है, इसलिए माइनस को छोड़ देंगे. बट यहाँ पे स्टोर्ड एनर्जी इन द कैपेसिटर कितनी होती है? U इक्वल्स टू Q² अपॉन 2C. अब यहाँ पे हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, बट उससे पहले हम क्या करेंगे? C की वैल्यू पुट करेंगे. C कितना होता है? A इप्सिलॉन नॉट K अपॉन सेपरेशन D होता है. थोड़ी देर के लिए हम उसको X बोलते हैं. कारण आपल्याला d/dx घ्यायचं आहे, त्या डिस्टन्सला जर D म्हणतो तर d/dd येईल.
मग पवन म्हणेल सर d/d², मग एक डी कट, मग काय राहिलं a1/d. ठीक है, त्यामुळे आपण याला x म्हणतो. क्लियर है? तो यहाँ पे स्टोर्ड एनर्जी U इक्वल्स टू कितनी बनेगी बोलो? ही सी आहे की नाही ते फक्त इथं पुट करायचं. Q²/2 इंटू A∈0K इंटू x. ये क्या हो गई? स्टोर्ड एनर्जी. अब इसके ऊपर से फोर्स चाहिए तो क्या बनेगा फोर्स? देयरफॉर F इक्वल्स टू d/dx ऑफ U, यानी कि d/dx ऑफ U मतलब कौन है? Q²x डिवाइडेड बाई 2 इंटू A∈0K. अब इसमें x छोड़ के सब कांस्टेंट है एंड d/dx ऑफ x मतलब क्या होगा? 1 होगा, यानी फाइनली फोर्स बनेगा Q²/2 इंटू A∈0 इंटू K, वेयर Q इज द चार्ज. कुठला चार्ज? ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. A मतलब एरिया ऑफ ईच प्लेट, ε0 मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, K का मतलब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. अब स्टोर्ड एनर्जी हो गई, फोर्स हो गया. इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर. एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर. फिर से एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होगा? अगोदर आपण डिफाइन केले सगळं तेच, फक्त फॉर्म्युला सेमच मिळणार आहे. ठीक आहे, फक्त काही स्टेप्स डिफरंट आहे. ड्युरिंग प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ, तिकडं एनी बॉडी म्हणतो तो इथं काय म्हणणार आपण? कॅपॅसिटर. वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन. दिस वर्क डन गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दिस स्टोर्ड एनर्जी इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो होती है हाफ ऑफ C इंटू V का स्क्वायर. फिर हम क्या करेंगे? स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम करेंगे. तो स्टोर्ड एनर्जी यानी U पर यूनिट वॉल्यूम यानी V इज इक्वल्स टू क्या होगा? ये बनेगा एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ C इंटू V स्क्वायर. अब प्लेट्स है तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा एरिया इंटू सेपरेशन, तो ये बनेगा A इंटू डी. अब इसमें अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1/2 इंटू C मतलब क्या होता है? A∈0K डिवाइडेड बाय स्मॉल d इंटू V स्क्वायर अपॉन ये A इंटू डी कॉमन करतेगा. अब यहाँ पे क्या होगा फिर? A कट यानी 1/2 इंटू यहाँ पे क्या है? ε0K इंटू V/d का होल स्क्वायर. ये हो गई एनर्जी डेंसिटी. क्या? वेरी गुड. तो एट द एंड हम यहाँ पे लिखेंगे कि बट V/d इज नथिंग बट E होता है, इसलिए एनर्जी डेंसिटी बनेगी हाफ ऑफ इप्सिलॉन इंटू ई स्क्वेअर. म्हणजे तिकडं जो आपल्याला एनर्जी डेंसिटीचा फॉर्म्युला मिळाला होता U/V, सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी आ रहा है. वेयर इप्सिलॉन मतलब ε0 इंटू K, E मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. तो बेसिकली क्या होता है, देखो फैन में जो कैपेसिटर हम यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं? टू कंट्रोल द स्पीड. एकदम सगळी इलेक्ट्रिसिटी दिल्यावर त्याला काही भीती वाटत नाही. कळालं ना? क्या होता है कि जनरली हमें स्पीड वैरी करनी है, इसलिए हम क्या करते हैं वहाँ पे काय असतं? फॅनची स्पीड चेंज करायला रेगुलेटर. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें स्पीड कंट्रोल करनी है. तो बेसिकली कंडीशन क्या है कि फैन वर्क करता है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मोटर. अब मोटर कैसे वर्क करती है? दो मैग्नेट है, मैग्नेट के बिटवीन हम एक कंडक्टिंग लूप रखते हैं, कंडक्टिंग वायर्स होते हैं, और उस वायर में से जब इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट फ्लो होगा तो वो क्या करता है? सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती है. उसकी वजह से फोर्सेस एक्ट होते हैं जो टॉर्क इंड्यूस करते हैं. टॉर्क की वजह से कॉइल रोटेट होती है.
कॉइल को कनेक्ट किया जाता है रोटर, रोटर कनेक्ट हो गया मतलब रोटर को ये विंग्स कनेक्टेड है, ये क्या होती है रोटेट होती है मतलब घूमती है, ठीक है। इस तरह से फैन वर्क करता है। तो जब हम फैन की स्पीड वैरी करेंगे तब हमें क्या करना पड़ेगा, रोटर की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। रोटर की स्पीड कब बढ़ेगी, कम होगी, चेंज कब होगी, जब लूप में से फ्लो होने वाला करंट है वो चेंज होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास सप्लाई दिया है वो कांस्टेंट होता है ना, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो पूरा का पूरा सप्लाई लेंगे तो हम उसके बाद चेंज नहीं कर सकते, इसलिए क्या होता है वहाँ पे हम कैपेसिटर रखते हैं पवन। तो कैपेसिटर में एक्स्ट्रा की एनर्जी स्टोर होती है, तो जब हम रेगुलेटर को वैरी करेंगे तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ पे रिक्वायर्ड होगी, करंट रिक्वायर्ड होगा, वो कैपेसिटर से लिया जाएगा, कड़ा लो ना, इसलिए वहाँ पे कैपेसिटर यूज करते हैं, ठीक है। आप जाके घर पे एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, है ना। स्विच ऑफ करायचं आणि फॅन वायर वगैरे काढून टाकायचं आणि फॅनच्यावर कॅपॅसिटर असतं ना त्या दोन्ही वायरला टच करायचं, कळालं ना, तुम्हाला कळेल तो कसा चार्ज स्टोअर करतो म्हणून। छोटा शॉक बसतो, काही जात नाही वर कोणी, त्याच्यामुळे तुम्ही करू शकता, नका करू तरी पण, ठीक आहे। कुठं रिस्क घेता आहे की नाही। ते असतं ना इंडियामध्ये 4% लेस स्नेक पॉयझनस आहे, बरोबर आहे। त्यामुळं जेवढे स्नेक बाईट होतात त्याच्यापेक्षा, त्याच्या पॉयझनपेक्षा लोकांची डेथ हार्ट अटॅकनी होती, बरोबर आहे ना। म्हणजे साप डसला आता काम झालं असा विचार करून ते वर जातात, ठीक आहे। इथं नावाला थोडासा शॉक लागेल पण शॉक लागला म्हणून ते फीलिंगमध्ये जाशाल वर, ठीक है। तो वहाँ पे कैपेसिटर होता है। और कहाँ पे होता है कैपेसिटर, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आणि इलेक्ट्रिकल क्या डिफरेंस इसमें, इलेक्ट्रॉनिक मध्ये एनर्जी ऑलरेडी स्टोर असते, म्हणजे सेलला आपण इलेक्ट्रॉनिक म्हणणार। इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल बेसिकली क्या डिफरेंस इसमें, मतलब कोई डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस, कुछ डिवाइसेस है जिनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, जैसे अभी ये काय है स्क्रीन बोर्ड पैनल जे म्हणते म्हणा, ये इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक आहे, दुकान असतात इलेक्ट्रॉनिक्स वेगळे असतात, इलेक्ट्रिकल वेगळे असतात। इलेक्ट्रिकलमध्ये काय भेटतं, चिल्लर सामान, आणि इलेक्ट्रिकल काय भेटतं, नोटाचं सामान भेटतं काय शॉपमध्ये गेले कुठल्या तरी, है ना, जैसे कुठला पण इलेक्ट्रिकल ऐसे लिखा है तो वहाँ पे क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल में टीवी मिलती क्या, नहीं भेटत, बटन वायर है ना, बोर्ड लाइट बल्ब फैन ये सारी चीज़ें मिलती, समझ में आ रहा है। एंड इलेक्ट्रॉनिक में तो वॉशिंग मशीन, फ्रीज, टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब कहाँ पे मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। समझ में आ रहा है ना डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जिसमें प्रोग्रामिंग होती है, कळालं ना, काहीतरी प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग कळते का, कळालं पाहिजे प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग आता स्विच ऑन केलं फैन फिरायला लागला, इसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये स्विच ऑन किया, फिर पहले क्लिक आ गया स्क्रीन, उसके बाद में एंड्रॉयड आ गया, उसके बाद होम पेज, फिर हम यहाँ पे पेजेस डिफरेंट चेंज कर सकते हैं। कैसे होता है ये, कंडक्टिंग है, ह्यूमन बॉडी है ना, ये कुछ कंडक्टिंग है, फिर भी जैसे मोबाइल की स्क्रीन होती है ना, ह्यूमन बॉडी से ऑपरेट होती है, बट अगर नॉन कंडक्टिंग लेंगे तो उससे ऑपरेट होती है क्या, क्यों नहीं होती है, सिंपल कैपेसिटर्स होते स्क्रीन के नीचे। कॅपॅसिटर के सराउंडिंग में जेव्हा आपण आपलं फिंगर घेऊन जातो तेव्हा कॅपॅसिटरमध्ये स्टोर होणारी जी एनर्जी आहे ती कंडक्टिंग मटेरियल आल्यामुळं, म्हणजे आपली बॉडी तिथं आल्यामुळं काय होतं की स्टोर्ड एनर्जी व्हॅरी होते, अकॉर्डिंग त्या कॅपॅसिटरचं काय रोल होता, काय ॲक्शन होता, मग ती ॲक्शन होते, मग आपण स्क्रीन टच मोबाईल यूज़ करतो, कळालं ना। दो टाइप के होते हैं स्क्रीन टच, एक कैपेसिटर है दूसरे रजिस्टर के। तो कैपेसिटर वैरी हो रहा है तो कैपेसिटर के, रेजिस्टन्स वैरी हो रहा है तो रजिस्टर के होते, ठीक है ना। जुन्या काळामध्ये जे नवीन नवीन पहिल्यांदा स्क्रीन टच मोबाईल आले होते जोरात दाबावं लागायचे, बरोबर नाही, प्रेस केल्यावर मग ॲक्शन व्हायची। तुमच्या काळात नसतील ते, आमच्या वेळेस, ठीक है ना, तुमचे तर सगळं आहेच पहिल्यापासून, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पे स्क्रीन का मैकेनिज्म जो था वो रजिस्टर बेस्ड था, अभी जो है वो कैपेसिटर बेस्ड, कळालं ना। तो जितने भी प्रोग्रामिंग डिवाइसेस होते हैं उसमें क्या होता है, एक तो एल होता है, एल मतलब इंडक्टर, देन सी होता है, सी मतलब, एंड देन आर होता है, आर मतलब, तो सारे के सारे LCR सर्किट होते हैं, कड़ा ना, क्या होता है, LCR सर्किट होते हैं। LCR में L फॉर इंडक्टर, जिसका क्या काम होता है, इंडक्टर कॉइल होती है जिसमें से करंट अगर फ्लो हो गया तो ये क्या करती है, सराउंडिंग के स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है।
मतलब इसका काम है टू स्टोर एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। देन उसके बाद में कैपेसिटर होता है। अब ये कैपेसिटर का काम होता है टू स्टोर एनर्जी इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इनको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे होता है रेजिस्टर, ठीक है ना। तो कोई भी स्मार्टफोन है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, कोई प्रोग्रामिंग डिवाइस है, तो वहाँ पे बेसिक डिवाइसेस जो लगते हैं वो LCR ही होते हैं। एंड LCR को कंट्रोल करने के लिए फिर वहाँ पे आते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में फिर बनते हैं डायोड्स एंड ट्रायोड्स, है ना। डायोड्स में PN जंक्शन डायोड्स, उसके बाद में ट्रायोड्स में ट्रांजिस्टर्स PNP NPN। तो बेसिकली उनके प्रोग्रामिंग के ऊपर फिर बनती है लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, कौन सी होती है? C++, .NET, हैशनेट, मिरेकल, ओरेकल, जावा, बहुत सारी है, लेकिन जावा ऑल ओवर द वर्ल्ड जावा स्क्रिप्टेड होता है सब कुछ, रशिया छोड़ के। रशिया में क्या चलता है? जैसे कि अभी यूक्रेन रशिया वॉर चालू है, बराबर। रशिया छोड़ के कोई काय म्हटली ती? हां, वॉर चालतं म्हटले का? बरं, ठीक है। तो रशिया छोड़ के दुनिया की कोई भी कंट्री होती तो फिर उनके ऊपर क्या होता, पूरा सिस्टम उनका रोक देते हैं ना। जैसे त्यांच्यावर रेस्ट्रिक्शन कशावर येत आहेत? त्यांच्याकडे मॅकचं शॉप बंद झालं, है ना, त्यांच्याकडे काय ॲपलचं शॉप बंद झालं है। रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या है? इतने रेस्ट्रिक्शन है क्योंकि उनको जो है मतलब वो जावा यूज़ ही नहीं करते। उनका जो सिस्टम चलता है वो लिनक्स एंड यूनिक्स बेस्ड है। लिनक्स मतलब वो फर्स्ट कंप्यूटर की लँग्वेज थी जी आता जग विसरून गेलं आहे, कळालं ना। मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन उसका कि जो है उसमें वायरस नहीं आता है और उसको हैक भी नहीं कर सकते क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं होता है। लेकिन रशिया अपग्रेड हुआ ही नहीं, वो पहले से लिनक्स यूनिक्स यूज़ कर रहे हैं, उसी के ऊपर है। इसलिए रशियन गव्हर्नमेंटचं काहीतरी हॅक झालं किंवा त्यांच्या काहीतरी गव्हर्नमेंट रिलेटेड काही इश्यू झाला, ये कभी पीछे भी नहीं हुआ था, आगे भी नहीं होने वाला, ठीक है। बट आपल्याकडे बघतो आपण, है ना, काय होतं, काही पण होतं। आपल्या PM वरून पण बिटकॉइनचे मागे ट्वीट आलं होतं ना, ठीक है ना, ऐसे कुछ भी होता है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? सब जावा स्क्रिप्टेड है, समझ में आ रहा है ना। तो सिंपल ये सारी जो चीज़ें मतलब सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में क्या डिफरन्स आहे? सॉफ्टवेयर सॉफ्ट असतात कपड्यांसारखे, हार्डवेअर मेटलचे बनतात, असं आहे का? मग सॉफ्टवेअर, थांबा आकांक्षा सांगते, सांग बेटा, सांग फक्त हे आणि ते, असं आणि तसं असं नको सांगू। पण ठीक आहे, अजून गायत्री? लयच अवघड झालं मग त्याला सॉफ्ट का म्हणतोय? टच करता येत नाही तर? आणि हार्डवेअर बाहेर असतं का? म्हणजे बाहेर स्क्रीन ही हार्डवेअर आणि खोलून मध्ये जे असेल ते सॉफ्टवेअर का? असं नाही रे बाळांनो, करेक्ट है, ठीक है। सॉफ्टवेयर मतलब फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सारे जो एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट, कळालं ना, जे सगळे हवेत आहेत, कळालं ना, तो वो है सब सॉफ्टवेयर। एंड हार्डवेयर मतलब मोबाइल, स्क्रीन, कैमरा, खोलून काढला तर मध्ये कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर, ये हो गए उसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये जो हार्डवेयर हम जब भी मैन्युफैक्चर करते बनाते हैं तो इनका वर्किंग जो है वो वर्किंग डिसाइड करता है उसका सॉफ्टवेयर। मतलब सॉफ्टवेयर जो है वो मशीन की लैंग्वेज है, हार्डवेयर की लैंग्वेज है इन शॉर्ट। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर की लैंग्वेज यूज़ होती थी वो लिनक्स थी, बट लिनक्स का प्रॉब्लम क्या था, मतलब सारा ये पूरा दुनिया का जो मैकेनिज्म है वो चेंज किया बिल गेट्स ने, जिसने सबसे पहले विंडोज़ इंट्रोड्यूस किया और विंडोज़ के इंट्रोडक्शन से लिनक्स यूनिक्स छोड़ के लोग सब जावा के ऊपर आ गए, ठीक है ना। उससे पहले क्या था, विंडोज़ से पहले कंप्यूटर थे क्या? विंडोज़ हे माइक्रोसॉफ्टचं आहे, माहिती आहे कि सगळ्यांना, कळालं ना। तो विंडोज़ जब तक नहीं था उससे पहले क्या था, कंप्यूटर थे क्या? का पहले विंडोज़ बनला नंतर कंप्यूटर बनला? हे बेसिक ICT वगैरे स्कूलमध्ये सब्जेक्ट असतील ना, ते कंप्यूटर रिलेटेड बघितलं आहे वगैरे सगळं आहे ना, आयडिया आहे ना। म्हणजे आमच्यासारखं नाही आहे ना तुमचं, आम्हाला कंप्यूटर पहिले 9th ला गेल्यानंतर बघायला मिळाली होती, ठीक आहे ना, 1980-85ची गोष्ट, ठीक आहे। तर तशी काही तुमची सिच्युएशन नहीं है, बेसिक आइडिया है ना। तो पहले कंप्यूटर था या विंडोज़ था? कंप्यूटर था, ठीक है। तो विंडोज़ से पहले भी कंप्यूटर था, उसको यूज़ करते थे, समझ में आ रहा है ना। तो विंडोज़ आने के बाद क्या हो गया? कुछ चेंज नहीं हुआ, कंप्यूटर यूज़ करते थे, यूज़ कर रहे, प्रोग्रामिंग चेंज हो गई, फास्ट हो गया। कौन बोला इसे? फास्ट बीस नहीं हो गया। क्या होता है बेसिक डिफरन्स? आता हे कंपॅरिझनसाठी एक्झाम्पल सांगतो मी बरं का, तो असं कुठं हे कुठं घर कुठं असं काही डायरेक्ट रिलेशन नका घेऊ, हे फक्त जस्ट फॉर एक्झाम्पल्स आहे, कारण हे कळायला
माझी तर ब्रँच मेकॅनिकल होती, ज्यांचं IT CS ET ब्रँच आहेत त्यांना 4 वर्षानंतर कळायला सुरुवात होते. कळालं ना, जेव्हा ॲक्च्युअल कंपनीमध्ये वर्क करायला जातात तेव्हा त्यांना कुठेतरी ॲप्लिकेशन काय कसे वर्क करतात हे कळतं. त्याच्यामुळे एवढं सोपं नाही आहे ते. कळालं, आम्हाला फर्स्ट इयरला थोडेफार सब्जेक्ट होते, ते जेवढे समजून घ्यायचे तेवढे समजून घेतले आम्ही, की नेमकं चालतं कसं आणि तेवढंच माहिती आम्हाला. कळालं, ठीक है. तो बेसिकली क्या होता है कि पहले लिनक्स यूनिक्स था, तो उसमें ऐसे कंप्यूटर की स्क्रीन, जो डेस्कटॉप के ऊपर फाइल है, ऐसे कुछ ऑप्शन नहीं थे. वहाँ पे था लिनक्स यूनिक्स, और उसका काम जो था कंप्यूटर में कुछ भी करना है तो उसके लिए पर्टिकुलर कीवर्ड थे, एक पाथ था, वो हमें एंटर करना पड़ता था, फिर वो पीसी को समझ में आता था और फिर वो वर्क करता था. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक वर्कशीट पेन ड्राइव में कॉपी करके पीसी में सेव की है, लेकिन वो पीसी वर्क कर रहा है लिनक्स यूनिक्स पे, ठीक है, वो विंडोज़ पे वर्क ही नहीं कर रहा है. तो उस केस में वो फाइल हम जिस मतलब सेव कर रहे हैं जहाँ पे, तो उसका पूरा एड्रेस पहले हमें रिमेंबर करना पड़ता था. और जब हम सर्च करने वाले तो सर्च के ऑप्शन में आता कसं डायरेक्ट फाईलचं नाव टाकलं की त्या वर्डचे जेवढे आहेत तेवढे सगळे मिळतात, वैसे नहीं था. सर्च के ऑप्शन में पूरा डिटेल एड्रेस जो हमने पहले लिख के रखा या फिर हमें मालूम है वो एंटर करना पड़ता था, फिर वो फाइल मिलती थी. मग डायरेक्ट काहीच भेटत नव्हतं. कळालं ना, म्हणजे इन शॉर्ट एक एरियामध्ये, गावामध्ये, सिटीमध्ये कुठेतरी कोपऱ्यामध्ये बंद पडलेली खूप मोठी हवेली होती, बरोबर. मग त्याच्यामध्ये काय काय हे बघण्याची आपल्याला खूप इच्छा असायची. मग त्यासाठी ऑप्शन काय होता, फक्त लॉक खोलायचं आणि मध्ये सगळं बिल्डिंग फिरून यायची, असं करावं लागत होतं. बट बिल गेट्सला काय सुचलं, आपल्याकडे चावी नाही आहे, कॅमेरे नव्हते त्या काळात, ठीक आहे, आपल्याकडे चावी नाही आहे, मग आपल्याला मध्ये कोण जाऊ देणार नाही, बट मध्ये काय ते बघितल्याशिवाय तर आपल्याला करमतच नाही आहे. म्हणून त्यांनी इकडं तिकडं उड्या मारत फिरत त्यांनी थोडासा डोकं लावलं आणि त्यांनी काय केलं, खिडकी होती, खिडकीची काच फोडली, खिडकीतून डोकून बघितलं, त्याला सगळी बिल्डिंग दिसली. मग त्या डोक्यात आलं, हेच जर आपण कम्प्युटरमध्ये पीसीमध्ये इम्प्लिमेंट केलं तर, हे घरात काय हे बघण्यासाठी घरात घुसण्याची गरज नाही ना, विंडो आहेच. ही खरी गोष्ट आहे बरं का, प्रॅक्टिकल. त्याला दिसत नव्हतं मध्ये काय, पण त्यालाकडे चावी नव्हती, दरवाजे तोडता येत नव्हते, म्हणून काय करावं, मग तो रोज त्या विचारात असायचा. मग त्याने एक दिवस काय केलं, विंडोमधून डोकून बघितलं, त्याला सगळं काही फॅन, सोफा आहे ना, घरातलं जे काही असतं ते सगळं त्याला क्लिअर झालं. तर त्यांनी विचार केला की हे जर आपण कम्प्युटरमध्ये सेम जे आहे ते जर विंडोवर आणलं तर, स्क्रीन ऑन केली, कम्प्युटरमध्ये काय काय हे डायरेक्ट आपल्याला डोकून बघितलं दिसलं, काम असेल तर आपण फाइल ओपन करू शकतो ना. तो असं ये पूरा पैटर्न चेंज हो गया एंड वो इतना यूज़र फ्रेंडली था की जवळपास मोर दॅन 20 इयर्स जगातला सगळ्यात श्रीमंत माणूस बिल गेट्सच होता. ठीक है, अभी मतलब अपग्रेडिंग प्रोसेसिंग चल रही है, लेकिन बेसिक ये इनका इन्वेंशन था. और फिर इससे रिलेटेड लैंग्वेजेस इवॉल्व हुई. पहले उसके बाद में जावा को जावा को हेल्प करने के लिए डायरेक्ट जावा में नहीं जा सकते, लिमिटेशन के लिए सी प्लस आता है, सी प्लस आता है. फिर अभी VS जो है प्रोग्रामिंग चलती है, लेकिन वो जावा के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं, मतलब प्रोग्राम बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं. डिफरेंट केस में कॉमन एग्जांपल है, हमें क्लास के लिए एक ऐप बनाना है, ठीक आहे ना. सांगितलं ना, उस्मानपुरातल्या इंडिव्हिज्युअल क्लासेसच्या ईच अँड एव्हरी डिटेल्स जेवढ्या त्या टीचरला माहीत नाही तेवढ्या पवनला माहिती. क्लासचा ॲप म्हटलं की लगेच क्लास प्लस, ठीक है. तो ये ऐप डिज़ाइन करनी है, तो सिंपल हमने क्या किया, एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया. म्हणजे आम्ही नाही काही केला, ज्यांनी दिला ऐप, एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया. प्रोग्राम में कैसे किया, ऐप मोबाइल में रहेगा, फिर आप बैच के ऊपर क्लिक करेंगे तो बैच में कौन से ऑप्शन आएंगे, फिर टेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो टेस्ट की लिंक उनके सर्वर के साथ लिंक होगी, फिर वहाँ पे क्वेश्चंस होंगे. ये सारा जो एक पर्टिकुलर लिखना पड़ता है प्रोग्राम, लिहावा लागत नहीं, बट कंप्यूटर में ये ना हैश इंक्लूड डॉट, कंप्यूटर की खुद की एक लैंग्वेज है, जसं आपल्याला आपण बोलतो असं त्याला कळत नाही, ठीक है ना. हैश इंक्लूड डॉट stdio.h ये लाइन डाल दी, मतलब कंप्यूटर को समझ में आता है कि आता आपल्याला नवीन काहीतरी शिकायची वेळ आली है, ठीक है. फिर उसके बाद में प्रोग्रामिंग का फॉर्मेट चलता रहता है, ठीक है. बट ये लिनक्स यूनिक्स जो है वो सिर्फ रशिया यूज़ करता है, इसलिए है ना मोर दॅन 15 डेज हो गए, बट अशी न्यूज़ नहीं आली की तिकडं काहीतरी मोठा काहीतरी क्रिस आला किंवा काहीतरी चेंजेस झाले, ठीक है. क्या किया, बस त्यानंतर मॅकडी बंद केलं, ॲपल बंद केलं, है ना. उसके बाद में वो क्या था, वीज़ा मास्टर कार्ड, है ना, वो बंद कर दिए. लेकिन अगर हमने मतलब इंडिया ने 2015 से अपना रुपए यूज़ करना शुरू किया है, तो रशिया उससे पहले 5 से 10 साल से यूज़ ही कर रहा है ऑलरेडी. तो ये सारे मतलब उनके एडवांटेजेस है. लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, मैंने ग्रेविटेशन के टाइम में आपको बोला होगा शायद से, जैसे हम GPS यूज़ करते हैं मोबाइल में, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो US का है, ऑल ओवर द वर्ल्ड वही यूज़ होता है. उससे बेटर क्वालिटी का अगर एग्जिस्टिंग अगर नेविगेशन ऐप है तो वो एक ग्लोनास प्ले स्टोरवर डाउनलोड करा, भेटत, पण काय करायचं काहीच कळत नाही, बिकॉज ग्लोनास किसका आहे, रशिया का है. तो वो उनकी स्पेशलिटी मेंटेन रखने के लिए जगाला कळणार नाही असेच गोष्टी बनवतात, ठीक है. तो
तो ऐसे था, हे कुठून आलं सगळं कॅपॅसिटरवरून. ठीक है, तो ये सारी जो प्रोग्रामिंग बनती है तो ये प्रोग्राम एक्चुअल में एग्जीक्यूट कौन करता है, ये LCR करता है. समझ में आ रहा है ना, LCR करता है. और LCR की जो एक्शन है वो कंप्लीट कौन करते हैं, सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सिर्फ पीएन जंक्शन डायोड या फिर ट्रायोड होते हैं जिनका काम होता है बस ऑन या ऑफ होना. ऑन मतलब 1, ऑफ मतलब 0, मतलब वहाँ पे 1 एंड 0 आ गए, डिजिट आ गए, इसलिए हम इन सारी सिस्टीम को बोलते हैं डिजिटल सिस्टीम. डिजिटाइज म्हणजे काय, हे 1 एंड 0. त्याच्यामध्ये आपण काय करतो, बायनरी मतलब 1 एंड 0 ये 2 डिजिट यूज़ करते हैं. ठीक है, बाइनरी डिजिटल सिस्टम, इसके ऊपर हमारा कंप्लीट वर्क चलता है. एंड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये कॅपॅसिटर. कळालं ना. फॅनमध्ये एक आपल्याला लगेच कळते, हे एग्जाम्पल है, बट बाकी जितने प्रोग्रामिंग वाले डिवाइस होते हैं फिर वहाँ पे IC आती है. IC मतलब इंटीग्रेटेड चिप, जिसमें ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके बर्न करना पड़ता है. मतलब सबसे पहले सेमीकंडक्टर कनेक्ट करके एक चिप बनती है, जो प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया था वो वहाँ पे बर्न करना पड़ता है. बर्न करना पड़ता है मतलब जाड़ा नहीं लागत, उसमें फीड करना पड़ता है. एक बार IC में प्रोग्राम फीड हो गया फिर उसका काम वो वही फॉलो करेगा. ठीक है, फिर वो कैसे वर्क करेगा, इसके लिए सेमीकंडक्टर में हमें पढ़ने पड़ते हैं ट्रूथ टेबल्स. ट्रूथ टेबल म्हणजे खरे खरे टेबल. खरे का बरं, क्योंकि वो ट्रूथ टेबल जो है वो बिहेव करता है, ओबे करता है हार्डवेयर, एंड हार्डवेयर जो है वो अपनी प्रोग्रामिंग कभी चेंज ही नहीं करता है. ठीक है ना, सॉफ्टवेयर में हो सकते हैं चेंजेस. चलो, तो कैपेसिटर के एप्लीकेशन समझ में आ गए. आगे नेक्स्ट क्या लिखा था लास्ट पॉइंट, एनर्जी डेंसिटी. नहीं, ये जो है ना, अभी ये हाइब्रिड सिस्टम होती है लिखने के लिए, यूज़ करो, इन्सुलेटर यूज़ करो किंवा अजून काही पण असं यूज़ केलं तरी पण ये हो जाता है. छोड़ दो इसके ऊपर सोचने को टाइम. नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक. इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मतलब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं. पहले तो हमने देखा है कि कैपेसिटी बिकम्स k टाइम्स ऑफ इट्स कैपेसिटी विथ एयर. उसी तरह से जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा i, ये बनेगी सिग्मा इन ब्रैकेट 1 - 1 अपॉन k, वेयर सिग्मा i का मतलब क्या होता है, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी. सिग्मा का मतलब इनिशियल सरफेस चार्ज डेंसिटी. के का मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम. अब सिग्मा का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया. तो अगर हम यहाँ पे एरिया पुट करेंगे, चार्ज पुट करेंगे, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, Q इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू Q इन ब्रैकेट 1 - 1 अपॉन T. अब यहाँ पे एरिया कहाँ पे गया, कट हो गया. यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में कट हो गए. इंड्यूस्ड चार्ज बना QI इक्वल्स टू Q इन ब्रैकेट 1 - 1 अपॉन T. तो कैपेसिटी भरी होती है, अगर कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक जो है उसको हम पार्शियली फील करेंगे, पार्शियली फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक अगर है, पार्शियली फील्ड एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय T माइनस T प्लस T बाय T. मतलब आपको बोला है कि कैपेसिटर की प्लेट से और उसके बिटवीन जो है D/4 इतना स्पेस फिल किया है विथ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K. इफ टोटल सेपरेशन कितना था, D था, तो व्हाट विल बी इट्स कैपेसिटी. तो हम क्या करेंगे, ये T का मतलब क्या होता है, ऑफ डाइलेक्ट्रिक, एंड K का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम. तो यहाँ पे कितना आएगा बोलो, अगर थिकनेस D/4 दिया है तो कैपेसिटी विल बिकम
काय d/4, थिकनेस पण नाही, थिकनेसच d/4 आहे. d माइनस d/4 3d/4 प्लस d/4 की, फिर k की वैल्यू गिवन है तो फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है. ऐसे अगर आपको बोला है कि n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स डाइलेक्ट्रिक वहाँ पे फिल किए, रिलेशन क्या होगा, A₁0 अपॉन T माइनस T1 प्लस T2 प्लस अप टू Tn प्लस T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 अप टू Tn बाय T. If n number of dielectrics are filled in between the plates of capacitor. अब देखो डाइलेक्ट्रिक के इंट्रोडक्शन के बाद अगर कैपेसिटी बनती है सी डी इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ सी ऑफ एयर, तो इसका मतलब वहाँ पे जो पोटेंशियल होगा V कितना बनेगा, क्योंकि चार्ज तो कांस्टेंट है, चार्ज इज नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है. तो C इक्वल्स टू 2/V में अगर C के टाइम्स ऑफ C बन रही है तो V कितना बनेगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन V एंड K, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो V कितना बनेगा, V विथ एयर जो था अपॉन T. मतलब डाइलेक्ट्रिक के इंट्रोडक्शन से कैपेसिटी बढ़ती है तो पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है, डिक्रीज, ठीक है. तो इंटेंसिटी के रिलेटेड क्या लिख सकते हैं, इंटेंसिटी क्या होगी, सेम रहेगी या चेंज होगी. अगर पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो इंटेंसिटी भी चेंज होगी. क्या होता है पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी के रिलेशन, E इक्वल्स टू V बाय डी. डी में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो V अगर V ऑफ एयर अपॉन K बन रहा है तो E भी क्या बनेगा, E ऑफ एयर अपॉन K बनेगा. एंड इसके ऊपर से अगर स्टोर्ड एनर्जी की बात करेंगे तो स्टोर्ड एनर्जी के साथ क्या होगा, कोई भी एक फॉर्मूला ले लो, ठीक है. हाँ, जैसे कि CV² ले रहे हैं तो V कांस्टेंट है तो K टाइम्स हो रहा है, तो यहाँ पे स्टोर्ड एनर्जी भी कितनी होगी, K टाइम्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी विथ एयर. इतने सारे वेरिएशंस आते विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डायलेक्ट्रिक. हो गया. नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेकडाउन वोल्टेज. क्या होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज, मतलब ओवरलोड झालं तर बर डाउन द पोटेंशियल at which breakdown of dielectric between plates of capacitor occurs. Breakdown of dielectric between the plates of capacitor occurs and current starts flowing through it. Recording in progress. Current starts flowing through it. Current starts flowing through it. अगर उसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज. कड़ा लगा, क्योंकि इन जनरली वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है. डाइलेक्ट्रिक मतलब कौन है, इंसुलेटर है जिसमें से करंट फ्लो नहीं होता है. लेकिन अगर हम पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और वहाँ से करंट फ्लो होगा, ठीक है. उसके बाद डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम. क्या होगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मतलब ऐसी लिमिट जब तक मीडियम डाइलेक्ट्रिक था तो डाइलेक्ट्रिक रहेगा. मतलब क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल
और मैक्सिमम अप्लाइड पोटेंशियल अप टू विच, या फिर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू विच और बिफोर ब्रेकडाउन ऑकर्स, बिफोर ब्रेकडाउन ऑकर्स, या फिर एट विच ब्रेकडाउन ऑकर्स। ठीक है, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट रिलेटेड टू कैपेसिटर। तो क्या क्या देखा है अब तक कैपेसिटर का? पहले कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, देन टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, जिसमें पैरेलल प्लेट, सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल, स्फेरिकल में एक आइसोलेटेड, एक जनरल स्फेरिकल। ठीक है, उसके बाद में एनर्जी स्टोर्ड, देन एनर्जी सप्लाइड, देन हीट जनरेटेड मतलब एनर्जी लॉस्ट। उसके बाद फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, देन एनर्जी डेंसिटी। उसके बाद इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जिसमें इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इंड्यूस चार्ज, बाकी ई, वी एंड यू इनके ऊपर के इफेक्ट, देन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड ब्रेकडाउन। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। राइट डाउन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जिसमें फर्स्ट वन आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब कॅपॅसिटर म्हणजे काय असतं हे तर कळालं ना, एक डिवाइस है जो मार्केट में हमें मिलता है, जिसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को या फिर एनर्जी को स्टोर करना। ठीक है, तो हम उसको अरेंज कर सकते हैं सीरीज में या फिर पैरेलल में, लेकिन उससे पहले ये अरेंज करने क्यों है, कर सकते हैं लेकिन का बरं करायचं, कोणती सिच्युएशन? मग यार तू का बरं करायचं कॉम्बिनेशन, पण वाढवायला आणि मोठं घेऊन आलं मार्केटमध्ये चालत नाही का? हे आहे का, आहे काय? हां, वेरी गुड। ठीक है, होता क्या है जनरली कि कैपेसिटेंस कितने कैपेसिटी का रिक्वायर्ड है, ये डिपेंड करता है कि हमने जब सर्किट डिज़ाइन किया था उसके ऊपर, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि जो रिक्वायर्ड कैपेसिटर था वो मार्केट में उस वैल्यू का अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो बेसिकली कॉम्बिनेशन क्यों करना है, टू वैरी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, सीरीज व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड one after another, when capacitors are connected one after another, this combination is known as series combination। एक के बाद एक अगर कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया है तो वो बनेगा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे अगर ये प्लस एंड ये माइनस, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल है, इसका मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट कैपेसिटर आएगा जिसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी दो प्लेट्स होगी, एक A B, इसकी C D, ये बनेगी E F, ये C2, ये बनेगा C3। अब A जो है ये क्या रहेगी, बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज, उसके बाद B मतलब क्या है, निगेटिवली चार्ज, उसके बाद C क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा या निगेटिव बनेगा, देखो ये निगेटिवली चार्ज है, मतलब यहाँ पे क्या चाहिए, ये क्या बनेगा, पॉजिटिव। अब बोलो निगेटिव है तो ये बनेगी पॉजिटिव एंड ये बनेगी निगेटिव। ठीक है, इस तरह से ये कैपेसिटर की प्लेट्स बिहेव करेगी, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेट्स ऑपोजिट पोलॅरिटी आर प्लेट टुगेदर, म्हणजे सीरीज कॉम्बिनेशन कसं ओळखायचं, ऑप्शन है कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, जो चार्ज यहाँ पे फ्लो होने वाला है उसको फ्लो होने के लिए कोई और वे है ही नहीं, मतलब जो चार्ज C1 में से फ्लो होगा वही चार्ज C2 में से फ्लो होगा, वही चार्ज C3 में से फ्लो होगा, समझ में आ रहा है ना, मतलब चार्ज अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज है। एंड थर्ड एक केस, अगर प्लेट्स ऑफ अनलाइक पोलैरिटी आर कनेक्टेड टुगेदर, तो उस केस में कॉम्बिनेशन कौन सा होगा,
सिरीज होगा. कळलं ना, जे सोपं पडतं ते यूज करा आणि सिरीज कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई करा. सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग थ्रू ईच कैपेसिटर सेम होता है, लेकिन ईच कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो डिवाइड होता है, V1, V2 एंड V3. कळलं का. जैसे फॉर एग्जाम्पल पाइप है, कनेक्टेड इन सीरीज है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मोटर ऑन कर रहे हैं और यहाँ से पानी अंदर डाल रहे हैं. तो जितना वाटर यहाँ से फ्लो होगा वही वाटर यहाँ से, यही वाटर यहाँ से, यही वाटर, यहाँ पे पाइप में से फ्लो होने वाला पानी सेम है. ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट पाइप के अक्रॉस रहेगा एंड जो लास्ट पाइप के अक्रॉस रहेगा सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा, ये डिफरेंट रहेगा. समझ में आ रहा है. मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप में से वाटर फ्लो होगा, दैट विल रिमेन सेम, प्रेशर डिवाइड होगा. उसी तरह से कैपेसिटर अगर सीरीज में तो वहाँ पे चार्ज रिमेन्स सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस. लेकिन वही केस में अगर यहाँ पे पाइप्स जो है एक दूसरे को पैरेलल इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तीनों पाइप के अक्रॉस जो प्रेशर डिफरेंस है डेल्टा पी, इट विल रिमेन सेम. लेकिन यहाँ से फ्लो होने वाला पानी, यहाँ से फ्लो होने वाला वाटर एंड यहाँ से फ्लो होने वाला वाटर क्या होगा, सेम होगा या डिफरेंट होगा. वही केस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर में क्या होगा, डिवाइड होगा बट पोटेंशियल रिमेन्स सेम. राहील लक्षामध्ये. ठीक आहे, सो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. In case of series combination of capacitor, in case of series combination of capacitor, charge flowing through each capacitor, charge flowing through each capacitor remains same, but potential across each capacitor, potential across each capacitor gets divided क्लियर है. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, चार्ज रिमेन्स सेम बट पोटेंशियल क्या होगा, डिवाइड होगा. इसका मतलब क्या होगा कि जो चार्ज यहाँ पे फ्लो हो रहा है वो वेरी नहीं हो रहा है, लेकिन नेट पोटेंशियल जो हमने अप्लाई किया था V, दैट विल बिकम इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. एज C इक्वल्स टू Q बाई V होता है, V इक्वल्स टू क्या बनेगा, Q अपॉन C. अब कॉमन जो कैपेसिटेंस रहेगा उसको हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलते हैं. तो यहाँ पे ये बन गया Q अपॉन C इक्विवेलेंट, लेकिन ये कॉम्बिनेशन सीरीज का है तो हम यहाँ पे और एक ऐसे लिख सकते हैं. तो V1 की जगह पे क्या आएगा, Q अपॉन C1, कारण चार्ज सेम है. V2 रिप्लेस्ड बाय Q अपॉन एंड V3 की जगह पे आएगा Q अपॉन C3. तो दोनों साइड से Q कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा. यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल. क्या करना पड़ेगा, एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल. ठीक है, तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करते हैं. यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है. ठीक है, ये हो गया लिख के. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिक्रीजेस, capacitance of capacitor decreases. And it is less than smallest capacitor. मतलब कॉम्बिनेशन में जो स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस था उनके कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस जो है उससे भी कम रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इफ n capacitors each having capacity C, if n capacitors each having capacity C are connected in series, then CS बनेगा C अपॉन N. CS का मतलब
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। सी का मतलब जो सेम था कैपेसिटेंस, किसी भी एक का कैपेसिटेंस। एन का मतलब अगर दो कैपेसिटर ईच ऑफ 6 माइक्रोफैराड सीरीज में कनेक्ट किए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3। अगर 50 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी कनेक्ट किए, हो गया। नेक्स्ट, अगर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, जैसे V1 कैलकुलेट करना है, तो ये V1 इक्वल्स टू बनेगा Q अपॉन C1, बनेगा Q अपॉन C2 एंड V3 इक्वल्स टू बनेगा Q अपॉन C2, वेयर Q इज द चार्ज एंड उसको कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, Q इज गिवन बाय C इक्विवेलेंट यानी S इंटू अप्लाइड पोटेंशियल, या फिर V2 प्लस V3। हळूहळू बॅटरी जे प्रोव्हाइड करतील ती V, हे इकडे डिवाइड झालेले टोटल घेतला। क्लियर है। अब यहां पे देखो, ये V1 इक्वल्स टू हमने Q अपॉन C1 लिखा था, तो मैं उस Q की वैल्यू यहां पे पुट करने वाला हूं। ठीक है, क्या होगा देखो, अभी हमने लिखा था V1 इक्वल्स टू कितना है, Q अपॉन C1, एंड Q को हम क्या लिख रहे हैं, CS इंटू V लिख रहे हैं, क्या CS बाई V, CS इंटू V लिख रहे हैं। क्लियर है। अगर कैपेसिटर के नंबर 2 है, इफ 2 capacitors are there, C1 2 capacitors are there, एक C1 है एंड दूसरा C2 है, तो उस केस में ये CS इक्वल्स टू क्या बनेगा, असं असतं ना, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 इक्वल टू C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2 इक्वल टू 1 अपॉन CS। उल्टा करेंगे तो CS इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। कर लो, वेरी गुड। तो Q इक्वल्स टू क्या बनेगा, CS मतलब कौन है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। लेकिन अगर हमें यहाँ पे V1 चाहिए, अब ये Q की वैल्यू आ गई, हमें कैलकुलेट क्या करना था, V1, तो V1 इक्वल्स टू क्या बनेगा, जो Q की वैल्यू उसको C1 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे C1 डिवाइड करेंगे तो C2 आ गया, सॉरी C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। खूप IMP फॉर्मूला है बरं का। एंड V2 इक्वल्स टू बनेगा C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। नाही, तिघांसाठी पण आहे ना, मग तिघांसाठी काय करायला लागेल आपल्याला, इथं CS इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 ये पुट करके सिंप्लीफाय करना पडेगा। कळाल ना, मग बाय प्रोसेस जाणार आपण, कारण त्याचा हे शॉर्टकट खूप मोठा होऊन जातो। मतलब अगर 3 कैपेसिटर के लिए है तो हम क्या करेंगे, इकडे सांगतो मी, ते लिहू नका, ठीक आहे, किंवा लिहून घ्या, पण डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला त्याचा लक्षात नहीं ठेवायचं, हेच लक्षात ठेवायचं। ठीक है, तो 3 अगर कैपेसिटर है तो 1 अपॉन CS क्या होगा, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाय, एंड अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन CS इक्वल्स टू क्या बनेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, कॉमन डिनोमिनेटर C1 C2 C3, यानी CS इक्वल्स टू क्या होगा, C1 C2 C3। ऐसा नहीं होना ना, देखो क्या होगा, 1 अपॉन CS है। अब तीनों का डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे C2 C3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे C1 C3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे C1 C2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये बनेगा C1 इंटू C2 इंटू C3। उल्टा करेंगे तो CS आ गया C1 प्लस C1 C2 C3 डिवाइडेड बाय C1 C3 प्लस C1 C2 प्लस C2 C3। ये आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CS। अब ये CS पुट करेंगे यहाँ पे, फिर कौन मिलेगा, Q,
फिर एक क्यू पुट करेंगे यहाँ पे, फिर कोण मिळेगा V1. मग त्याचा एवढा मोठा फॉर्म्युल्यापेक्षा ही प्रोसेस आई ती फॉलो करायची, कारण नंबर दिले तर हे एकदम छोटं होऊन जाईल. कळालं. बट 2 अगर है तो उसके लिए डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो चलेगा. हेलो. नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर्ड अगर निकालनी है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली Q² अपॉन 2C होता है, तो C की जगह पे लेंगे C इक्विवेलेंट. अब सीरीज के बाद में नेक्स्ट आएगा दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, व्हेन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड वन बिलो अनदर. सीरीज में क्या था, वन आफ्टर अनदर. पैरेलल में क्या होगा, वन बिलो अनदर, मतलब फर्स्ट देन सेकंड उसके बाद में थर्ड. जैसे 3 कैपेसिटर अगर कनेक्टेड है अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट, ये है C1, ये है C2, ये है C3. तो इसका मतलब सारी की सारी पॉजिटिव प्लेट्स एक साइड में एंड नेगेटिव प्लेट्स अनदर साइड में. मतलब हम क्या बोल सकते हैं, प्लेट्स ऑफ लाइक पोलैरिटी कनेक्टेड टुगेदर. प्लेट्स ऑफ लाइक पोलैरिटी कनेक्टेड. एंड यहाँ पे क्या होगा, जो चार्ज हम यहाँ पे सेंड करेंगे Q, ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा. मतलब यहाँ पे चार्ज Q1, यहाँ पे चार्ज Q2, यहाँ पे चार्ज Q3. बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल रिमेन्स. अगर यहाँ पे चार्ज डिवाइड हो रहा है तो हम लिखेंगे Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. बट Q इक्वल्स टू क्या होता है, C इंटू V, यानी ये बनेगा C इक्वेलेंट. अब उसको हम P बोलते हैं, P फॉर पैरेलल. तो ये बनेगा CP इंटू V इक्वल्स टू C1V प्लस C2V प्लस C3V. V कॉमन लेके कैंसल, तो यानी कि फाइनली CP बनेगा C1 प्लस C2 प्लस C3. मतलब अगर कॉम्बिनेशन पैरेलल है तो उनकी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट CP इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3. इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज गिवन बाय डायरेक्ट एडिशन ऑफ ईच कैपेसिटेंस. तो इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस बढ़ेगा या कम होगा, राइट डाउन. इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, in case of parallel combination equivalent capacitance increases. Equivalent capacitance increases and it is greater than, किससे ग्रेटर रहेगा, कैपेसिटर. स्मॉलेस्ट तर असणारच आहे, ठीक आहे. अँड इट इज ग्रेटर दॅन लार्जेस्ट कॅपॅसिटर. पैरेलल किया तो अब यहाँ पे पोटेंशियल हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस सेम है, लेकिन चार्ज कैलकुलेट तो क्या होगा, फिर से Q1 इक्वल्स टू क्या बनेगा, Q1 इक्वल्स टू क्या बनेगा, C1 इंटू V बनेगा, ठीक है. बट V इक्वल्स टू क्या बनेगा, C इक्वल्स टू Q बाय V. तो V इक्वल्स टू बनेगा Q अपॉन CS की जगह पे बस क्या आएगा, CP. C1 प्लस C2 प्लस C3. अगर यहाँ पे ये Q1 चाहिए था हमें, तो Q1 इक्वल्स टू क्या बनेगा फिर, C1 इंटू V. मतलब कौन है, तो क्या होगा ये
C1 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू Q, ये बनेगा Q1। उसी तरह से अगर Q2 चाहिए तो Q2 क्या बनेगा, C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस, एंड अगर Q3 रिक्वायर्ड होगा तो C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू Q। बरोबर आहे का? हो. मला नाही कळालं बेटा, तू एवढं फास्ट बोलतो आणि एवढं कन्फ्युजिंग बोलतो, तू बरोबर डॉक्टर होणारच बेटा, तुझा जन्म डॉक्टर होण्यासाठी झाला आहे. अद्भुत. तेच लिहिलंय ना आपण. 3 कॅपॅसिटर आहे, दुसऱ्याचा पाहिजे, दुसरा अपॉन 3ची ॲडिशन इंटू Q. 1000 आहेत है ना, 999चा पाहिजे, काय करणार, 999चा कॅपॅसिटर अपॉन 1000ची ॲडिशन इंटू Q. अद्भुत टैलेंट है, अद्भुत. चलो हो गया, कळलं का? नेक्स्ट चलो फिर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. ईच ऑफ कैपेसिटी 10 माइक्रोफैराड 10 माइक्रोफैराड 10 माइक्रोफैराड. चला पटपट ओरली सांगा आंसर्स. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा सीरीज में, मतलब अजून वेळ आहे, बैग में पैक करूँ नहीं ना, ठीक है. तो क्या होगा एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल, मतलब 1/10 प्लस 1/10 प्लस होईल ना ओरली. कोणाला नाही कळालं तर आपण सॉल्व करू. कळालं काय येईल मग 3/10 3/10 इक्वल टू 1/CS. तो CS इक्वल्स टू क्या बनेगा, पण असं करायची गरजच नाही, डायरेक्ट CS इक्वल टू काय लिहितो आपण C/N. C कितना है 10, N कितना है 3, 10/3 मतलब. एंड अगर आपको बोला है कि इसके पैरेलल में और एक कैपेसिटर हमने कनेक्ट किया है जिसका कैपेसिटेंस है 10/3. अभी इसका निकाला था सेम प्रोसेस. अब क्या होगा, इधर का 10/3 इधर का 10/3 पैरेलल में, तो डायरेक्ट एडिशन 10/3 प्लस 10/3 10/6 20/3 20/3 मतलब 6.6. फिर अगर बोला है कि इसको करते हैं बेटा श्रुति, नक्की नहीं कळाल तर सांगा परत. हाँ, इसको अगर पैरेलल में कनेक्ट किया हमने यहाँ पे अगेन एक 20/6. इस कॉम्बिनेशन का कितना बना था, अब 20/6 एंड 20/6 रेसिप्रोकल सॉरी सीरीज में, तो क्या होगा 20/6 20/6 मतलब 6/20 प्लस 6/20 मतलब 12/20. 6.7 किंवा CS इक्वल टू काय घेतो आपण C/N. C कितना आहे 20/6, असे किती आहेत 2, तो कितना हो गया 20/12. 20/12 म्हणजे 1.667. बरं ठीक आहे 1.7. कळलं का? नेक्स्ट ईच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड. इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस (20/3). वेरी गुड. देखो क्या होगा, चारों भी कैपेसिटर कैसे है सीरीज मध्ये नाही का बरं, चार्ज को ऑब्जर्व करना है. कळालं ना, जसं दिसतं तसं होत नसतं. त्यामुळं इथे येणार जो चार्ज है इधर का डिफरेंट है इधर का डिफरेंट है. जो चार्ज यहाँ पे इंटर कर रहा है वही चार्ज ये तीनों कैपेसिटर में फ्लो हो रहा है, तो ये तीनों बनेंगे सीरीज में. सगळे सीरीज म्हणले की सीरीज, तो 3 सीरीज में मतलब इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 5/3. अब ये 5/3 आ गया, मतलब सिर्फ इतना बचेगा. ये कौन है 5/3, इसके पैरेलल में कौन है, तो 5/3 एंड 5 कैसे एक दूसरे के साथ पैरेलल में. पैरेलल में क्या होता है डायरेक्ट, तो 5/3 प्लस 5 15 10/3 किती, तो फाइनल आंसर बनेगा 20/3 माइक्रोफैराड.
ठीक है। अभी अगर आपको बोला है कि यहाँ पे हमने 200 वोल्ट इतना पोटेंशियल सप्लाई किया था, तो ये जो कैपेसिटर है C1, इसके ऊपर का चार्ज है Q1, ये कितना होगा? काय 3/4 मायक्रोकुलम का? तू काय केलं? सेन्सर पण सामान दिलं. काय कुलम दे 1133. बर, देखो क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे दो चार्जेस है, एक चार्ज यहाँ पे फ्लो होगा, दूसरा चार्ज यहाँ पे फ्लो होगा. तो इधर चार्ज कितना जा रहा है वो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Q इक्वल टू CV, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल तो सेम है. इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना था कैपेसिटेंस 5/3 इंटू पोटेंशियल कितना है 200. तो Q इक्वल्स टू कितना बनेगा 1000 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 333.33 काय मायक्रोकुलम. मायक्रोफॅरेड में दिए थे ना, तो ये मायक्रोकुलम. कळलं का? काय केलं तुम्ही? हेच केलं होतं का? मग सेम आन्सर आलं होतं. गुड. नाही ते 200 150 इथं डोकं चालावं लागतं बेटा. कळालं ना? आता हे सिरीजमध्ये की नाही, इकडचा चार्ज सेम आहे, हा चार्ज वेगळा आहे. तू जर 4 इंच कॉम्बिनेशनचा घेतला त्याला मिनिंग नाही राहिली ना काही. कळालं ना? जो इकडे सेम आहे तोच आपल्याला कन्सिडर करावा लागेल. नेक्स्ट, ईच ऑफ 10 माइक्रोफैराड और आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए. 15 कैसे? यहाँ पे जो चार्ज आएगा एक इधर एक इधर, ये दोनों कैसे हैं सीरीज में. सीरीज में मतलब क्या होगा C/N, तो 10/2 5. फिर ये आएगा पैरेलल में, फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ अगर पैरेलल में है तो इनकी होगी डायरेक्ट एडिशन, 10 + 5 मतलब 15 माइक्रोफैराड. ठीक है. तो ऐसे वेरियस डिगभर खूब सारे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं. उसके लिए सबसे पहले आज इवनिंग 6 PM to 8 PM वर्कशीट प्लस मॉड्यूल, इसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे. जिसके लिए देखो अभी कैपेसिटर शुरू हो गया, उसमें कन्सेप्ट ॲप्लिकेशन 1 2 3 4 पहिले 4 कन्सेप्ट ॲप्लिकेशन आजच झाल्या पाहिजे. एकदम सिंपल आहे, डायरेक्ट सॉल्व करू शकतो तुम्ही. ठीक है. उसके बाद जो सॉल्व एग्जाम्पल है आई थिंक स्टार्ट होते फ्रॉम 4950 कैपेसिटर के, स्टार्ट होते सॉल्व एग्जाम्पल फ्रॉम बघना 50 and end 75 होगा. किती 75 77 मतलब टोटल 37 क्वेश्चंस आर देयर सॉल्व एग्जाम्पल्स में. कळालं ना? तर लक्षात घ्या, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन वो आपको करने हैं. ये जो 37 सॉल्व एग्जाम्पल्स है टिल इवनिंग 6 PM तक अटेम्प्ट करो. जो नहीं आएंगे वो हम 6 PM ऑनवर्ड उसको डिस्कस करेंगे. कळालं ना? टू नाइट. और उसके साथ कल एक वर्कशीट मिली आपको कैपेसिटर की, आज और 2 वर्कशीट मिलेंगे, है ना. और ये 3 छोड़ के स्पेशल सिर्फ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की और एक वर्कशीट में दूंगा, क्योंकि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पे जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी हेल्प करंट इलेक्ट्रिसिटी के रजिस्टर के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में होने वाली. ठीक है ना. तो इसके लिए हम प्रॉपर टाइम देंगे और वो टाइम हमारा सेव होगा इन केस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इन रजिस्टर. ऑलमोस्ट 90% प्रॉब्लम सिमिलर होते हैं, तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम के लिए मैं बस बोलूँगा कि कैपेसिटर में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था. ठीक है ना. तर त्यामुळे आज थोडंसं कंप्लीट डेडिकेशन तुमचं यायला पाहिजे फक्त कैपेसिटर, और उसमें भी स्पेसिफिकली सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. बाकी कंप्लीट पार्ट जो है वो सिंपल है. राहील लक्षामध्ये आजचं वर्क काय मग 37 एग्जाम्पल्स है ना. उसमें से
एक 10 to 12 एग्जाम्पल्स के लिए मेरी हेल्प लगेगी, बाकी एग्जाम्पल्स आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसलिए पहले अटेम्प्ट करके रखो टिल 6 PM, फिर वर्कशीट घर पे जाने के बाद सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा, किंवा सेकंड वर्कशीट उद्या पाहिजे असेल तर उद्या देऊ शकतो आपण कॅपॅसिटरची। आज जो कल दी थी वही सॉल्व करो आज, कळालं ना। मग उद्या तुम्हाला नेक्स्ट 2 ज्या वर्कशीट आहेत त्या कंप्लीट देतो मी, बट आज आपल्याला काय करायचं, आज बेसिक टास्क 6 PM तक सॉल्व एग्जाम्पल 37 के 37 अटेम्प्ट करने, क्लियर। उसके बाद जो भी डाउट्स होंगे आज ही क्लियर होंगे, क्लियर। साइमल्टेनियसली कंसेप्ट एप्लीकेशन अगर हो गए तब तक तो उसके डाउट्स आज या फिर कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ये पहला पार्ट। देन वर्कशीट जो है अगर टाइम मिला उससे पहले तो करो, या फिर एट नाइट आफ्टर डिस्कशन जो हो जाएगा हमारा सॉल्व एग्जाम्पल का, उसके बाद वर्कशीट फर्स्ट कंप्लीट करना है, क्लियर है आज का वर्क। फिर एंड थेरी का प्रिपरेशन तो हो गया, एकदम सिंपल चिल्लर होतं, काय काय होतं फ्रॉम स्टार्ट सिक्वेंसनी पहले कॅपॅसिटर, कॅपॅसिटन्स टाइप्स, पैरेलल प्लेट, सिलेंड्रिकल, स्पेरिकल, उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी प्रोवाइडेड, हीट जनरेटेड, देन एनर्जी डेंसिटी, फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये खत्म होने के बाद इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक, उसमें सिग्मा आई, क्यू आई, देन सी इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। एंड अभी देखा वो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, बाकी तर माहीत होतं आपल्याला, सीरीज येतो ॲडिशन ऑफ रेसिप्रोकल, पैरेलल येतो डायरेक्ट ॲडिशन। इन ॲडिशन क्या मिला, बस V1 इक्वल टू C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V, V2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V, एंड Q1 इक्वल्स टू C1 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू Q, Q2 इक्वल्स टू, बस या दोनच गोष्टी ॲडिशनल आहे, बाकी सगळं आपल्याला माहिती होतं, ठीक आहे। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। तुला भारी मॉडेल दिलं होतं पवनजी, तू हुशार होता ना, हुशार आहेस ना त्याच्यामुळं, तुझ्या असं नाही होणार ना बेटा, दोनच असू शकतं, एक तर 37 नाही तर 32। एक दोन क्वेश्चन्स इकडे तिकडे सिक्वेन्समध्ये, बाकी काही फरक नाही याच्यामध्ये, न्यू तुमच्या ओल्ड असं काही नाही, सेमच। चला नेक्स्ट काय लिखा, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन टू isolated capacitors, when two isolated capacitors connected together, आइसोलेटेड कैपेसिटर मतलब क्या, पहले ये ऐसे C1 है, इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इसका पोटेंशियल V1 है, उसके बाद में ये दूसरा कैपेसिटर है, कैपेसिटी C2 है, चार्ज Q2 है, पोटेंशियल V2 है, सेपरेट थे, आइसोलेटेड थे। अगर हमने इनको कनेक्ट किया ऐसे, कनेक्शन के बाद क्या होगा, ये पॉजिटिव, मतलब लाइक पोलैरिटी कनेक्टेड टुगेदर है। तो इस केस में अगर हमें कॉमन पोटेंशियल चाहिए तो कॉमन पोटेंशियल कितना बनेगा, V इक्वल्स टू C इक्वल्स टू Q बाई V, फिर V इक्वल्स टू Q बाय C। तो Q मतलब क्या होगा, टोटल चार्ज, अपॉन C मतलब क्या होगा, टोटल कैपेसिटेंस। अब यहाँ पे टोटल चार्ज कितना होगा, इधर फ्लो होने वाला चार्ज C1 V1 प्लस इधर का चार्ज C2 V2 डिवाइडेड बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब डायरेक्ट एडिशन, यानी C1 प्लस C2। तो ये बन गया V का मतलब यहाँ पे होता है कॉमन पोटेंशियल, पवन तसं काही नसतं ते, फक्त याच्यामध्ये काय कनेक्ट करतो आपण, वेन प्लेट्स ऑफ लाईक पोलॅरिटी आर कनेक्टेड टुगेदर। नेक्स्ट केसमध्ये काय होईल, अनलाईक, मग काय होईल, हे काय मग पैरेलल। लाइक पोलैरिटी के प्लेट्स टुगेदर है मतलब पैरेलल, एंड अनलाइक पोलैरिटी के प्लेट्स टुगेदर है मतलब सीरीज।
पण हे असं लक्षात ठेवायचं, प्लेट्स ऑफ लाइक पोलरिटी कनेक्टेड टुगेदर, अनलाइक पोलरिटी कनेक्टेड टुगेदर. ये क्या है नीचे, एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द कनेक्शन. जब हम कनेक्शन दे रहे थे तब उस प्रोसेस में एनर्जी कितनी लॉस्ट होगी, कितनी है 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर. C1 C2 V1 V2, वेरी गुड. ठीक है, 1/2 M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर. वेरी गुड. 1/2 ओमेगा 1 या फिर I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 इन ब्रैकेट ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर. राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. व्हेन प्लेट्स ऑफ अनलाइक पोलॅरिटी कनेक्टेड टुगेदर, एक आठवलं तीच लई मोठी गोष्ट आहे. व्हेन प्लेट्स ऑफ अनलाइक पोलॅरिटी कनेक्टेड टुगेदर, तो चेंज क्या होगा, बस प्लस विल बिकम माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस. कॉमन पोटेंशियल क्या बनेगा वहाँ पे फिर C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 एंड एनर्जी लॉस्ट विल बी हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इन ब्रैकेट V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर. सो दिस इज ऑल अबाउट कॅपॅसिटर. इथं कॅपॅसिटरचं डिस्कशन कंप्लीट होतं आहे, बट हे फक्त थेरोटिकल एंड कंसेप्चुअल पार्ट. मैंने बोला है कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के हमें बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, बट वो साइमल्टेनियसली चलती रहेगी. ठीक है, अब फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट डिस्कशन अबाउट नेक्स्ट टॉपिक. कौन सा टॉपिक है नेक्स्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी. विच वन, करंट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, बिफोर दैट मॉड्यूल कैपेसिटेंस स्टार्ट होता है फ्रॉम कंसेप्ट एप्लीकेशन की थी 4. ठीक है, देन कंसेप्ट एप्लीकेशन 1 नाही, कंसेप्ट एप्लीकेशन 5, कंसेप्ट एप्लीकेशन 6. त्या तर जाताना तुम्ही मॉड्यूल हातात घेऊन पायऱ्या उतरत गेले तरी पण सॉल्व होईल. कळालं ना, तसं करू नका फक्त. सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो सॉल्व क्वेश्चंस है वो ट्राई करो, इवनिंग में हम उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, एंड उसी के ऊपर डिपेंड करती फिर कंसेप्ट एप्लीकेशन 7. तो क्लास में जो सॉल्व किए हमने 2-4 क्वेश्चन वो हेल्प करेंगे, लेकिन हम जब इवनिंग में डिस्कस करेंगे उसके बाद कंसेप्ट एप्लीकेशन 7 करो. देन उसके बाद डायइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट और उसके रिलेटेड सॉल्व एग्जाम्पल. तो आज एक काम करो, सॉल्व एग्जाम्पल पूरे मत करो, सिर्फ कंसेप्ट एप्लीकेशन 7 तक. मतलब कितने हैं, हाँ टिल 68 70 जो भी है 70 तक है. मला आता 4-5 ते नंतर करता येईल. ठीक आहे, टिल 70 तक सॉल्व एग्जाम्पल कंप्लीट करो आज. क्लियर. सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. ठीक है, देन आज फिर से अभी टेस्ट है लगेज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. अब ये टेस्ट रोज रहेगी टिल सैटरडे बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ओनली.